एक बात ध्यान में आई कि डॉक्यूमेंट्री में सारे वेद, उपनिषद, पुराण इनके उदाहरण दिए हैं, यानी थ्योरेटिकल अधिक इसमें बताया गया है। मेरा प्रयत्न रहेगा कि आपको प्रैक्टिकल कुछ बातें बताऊं। प्रकृति का पुत्र भारत तो है ही, लेकिन विश्व का गुरु भी है। तो अगले डॉक्यूमेंट्री का नाम अगर आप योग्य समझे तो विश्व का गुरु ऐसा होना चाहिए। प्रकृति पुत्र तो है ही ये। इसमें एक उल्लेख आया था नैमिषारण्य का। नैमिषारण्य में उसका थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो उस समय का विश्व युद्ध था, जिसमें दुनिया में जितने भी मनुष्य रहते थे, जितने भी राज्य थे, सब जुड़े हुए थे और उस समय पे सबसे अधिक मनुष्य हानि हुई थी। और उस युद्ध के पश्चात जो पृथ्वी की जो हालत थी उसमें से फिर से उभरने के लिए, फिर से विश्वगुरु बनने के लिए या सुजलाम सुफलाम बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो उस समय पर इसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने 12 वर्ष तक तप किया है। तप अर्थात वो बैठ के साधना करते थे ऐसा नहीं है, वो विचारों का आदान प्रदान था, मंथन था, कुछ चर्चाएं थी, कुछ विचारों के एक दूसरे को देना था। उसमें से क्या निकाला था, तो फिर से भारत विश्वगुरु और अच्छा उभर कर आना चाहिए। तो जीवन के जितने भी अंग हैं, जैसे अन्न, वस्त्र, अपने निवास या फिर शिक्षा, संस्कार, भाषा, ये जो भी विषय अपने जीवन में होते हैं उनमें और अच्छा क्या कर सकते हैं, उसके लिए सारा वो विचार विनिमय चलता था। यानी एक वाक्य में कहे तो भाषा कैसी हो, भूषा कैसी हो, भोजन कैसा हो, भजन कैसा हो, भ्रमण कैसा हो, भवन कैसा हो और भेषज कैसा हो। भेषज अर्थात औषधि। इसके विषय में बहुत कुछ गहन चर्चा हुई और 12 वर्षों के बाद सभी साधु जो ऋषि थे अपने अपने क्षेत्र में गए और वहाँ पर उन्होंने वह काम जो वहाँ तय किया था वो वापस से आरंभ किया और फिर से भारत को खड़ा किया था। कितना खड़ा किया था। और एक उल्लेख इसमें आया कि भारत गरीब देश है, जो बोस जी ने पत्र में लिखा था कि इस गरीब माँ को आपने ये दिया। भारत गरीब था ही नहीं कभी और आज भी नहीं है। अगर आप में से किसी को याद हो तो केरल में एक पद्मनाभ मंदिर का एक दरवाजा, 7 रूम है, उसमें से एक दरवाजा खोलने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ये मेरे ख्याल से 2011 की बात है। तो वो दरवाजा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो वो 7 रूम में से एक ही दरवाजा खोला गया था और उसमें इतना सोना मिला था कि पूरे भारत देश का 1 वर्ष का बजट हो सकता है, इतना सोना केवल एक रूम से। बाकी के 6 दरवाजे खोलने की अनुमति नहीं थी। ऐसे हजारों मंदिर आज भी हैं। इतना सोना आज भी देश में है। पूरे विश्व की जितनी जमीन है उसका अगर आप देखते हैं तो केवल 2% भूमि भारत की है। आप गूगल करके देखिए, विश्व में जितना सोना है ना, आज भी भारत में 11% सोना है। ये बिल से खरीदा हुआ, बगैर बिल के खरीदा हुआ, वो उसका भी हिसाब करेंगे ना तो वो 25% से ऊपर जाएगा। भारत देश कभी गरीब था ही नहीं, गरीब बनाने की कोशिश हुई और वो सारी कोशिशें भी, अगर अलग से कभी सत्र होगा तो वो भी विषय होगा उसमें। हमें ऐसा सिखाया गया कि भारत कृषि प्रधान देश था। भारत कभी कृषि प्रधान था ही नहीं। इसका अर्थ भारत में कृषि होती नहीं थी ऐसा नहीं है। सबसे पहली कृषि तो भारत में ही है। रामायण में उदाहरण मिलता है, माता सीता का जन्म कहाँ हुआ, तो खेत में मिला है, हल चलाते समय। महाभारत के समय में बलराम जी के हाथ में हल था जिसको हलधर कहा जाता था, तो वो तो खेत जोतने के लिए काम आता है, तो खेती तो थी ही। एक उल्लेख ऐसा मिला है धर्मपाल जी के पुस्तक में कि भारत में 55,000 केवल चावल की जातियां थी। केवल चावल, बाकी के अन्न तो अलग हैं। केवल चावल की 55,000 जातियां थी। भारत कृषि प्रधान नहीं था, लेकिन कृषि सबसे अधिक थी। परंतु भारत कारीगरी प्रधान देश था। विविध प्रकार के कारीगर, भारत का हर गांव जो था वो स्वयंपूर्ण था। उसे और किसी गांव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। गांव में जो कुछ भी बनता है वो गांव के लोगों के लिए है, जो अधिक बनेगा वो बाहर जाएगा। भारत के व्यापार के विषय में और कभी बात करेंगे, आज तो केवल हम संस्कृति के विषय पर ही बात करते हैं। ऐसे ऐसे उत्सव बनाए थे वो 88,000 ऋषियों ने मिलकर कि जिससे भारत की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे प्रकार की जरूरतें पूरी हो जाए। ऐसे उत्सव 2000 उत्सव वहां पर बनाए गए थे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भारत में एक बुक्का समाज होता था। बुक्का समाज का अर्थ है कि उसका काम क्या है, तो हर समाज को कुछ ना कुछ काम दिया जाता था। तो ये बुक्का समाज का काम क्या है, तो गांव में जितनी भी महिलाएं हैं उनको जो लगने वाला कुमकुम है वो कुमकुम बनाने का काम उनके पास। गांव में मान लो 100-200 घर हैं तो उनके 200 घरों में 400-500 महिलाएं हैं, तो उनको लगने वाला कुमकुम वो परिवार बनाता है। परंतु उससे उसकी आजीविका तो चलेगी नहीं। साल भर खाएंगे कैसे, कितना कुमकुम लगता है।
तो वो जो परिवार है वो सम्मान से अपना अर्थार्जन कर सके, वो गांव छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उसको अर्थार्जन कम हुआ, गांव छोड़ दिया, तो गांव कुमकुम के लिए दूसरे गांव पर निर्भर रह जाएगा, ये ठीक बात नहीं। या फिर वो अपना व्यवसाय बदल लेगा तो भी नहीं चलेगा, उसने व्यवसाय वही रखना चाहिए और उसको आवश्यक से भी ज़्यादा अर्थार्जन मिलना चाहिए। इसलिए अपनी सारी व्यवस्थाएं थी, इसलिए भारत विश्वगुरु था। वो मैं बताता हूँ कि क्या व्यवस्थाएं थी। तो केवल कुमकुम से उसका घर नहीं चलने वाला है, तो क्या करना चाहिए? तो जो जमीन पर रेंगने वाले जानवर होते हैं वो घर में नहीं आए, इसके लिए रंगोली होती थी। तो रंगोली कौन बनाएगा? तो वो बुक्का समाज ही बनाएगा। तो केवल अपने चौखट के सामने एक सीधी रेखा खींच दी तो भी रेंगने वाले जानवर नहीं आएंगे। लेकिन नहीं, केवल उपयोगिता नहीं तो उसमें सुंदरता भी देखी जाती थी। तो केवल रंगोली सीधी लाइन नहीं खींचनी है, हमें दिखाया इसमें कैसे कैसे आकृतियां थी रंगोली बनाने की। बहुत सुंदर रंगोली बनती थी। और उसमें और एक नियम था कि आज कितनी भी सुंदर रंगोली बनी हो उसे दूसरे दिन पहुंच देना है और नई रंगोली बनानी है, क्योंकि उसी रंगोली को रखेंगे तो बुक्का समाज का घर कैसे चलेगा? रोज पहुंचो, रोज नई रंगोली बनाओ। इससे और एक संस्कार मिलता था कि जो भी अच्छी चीज लगती है उसको त्यागना, उसको छोड़ना, यह भी संस्कार मन पे होना चाहिए। 100 साल के बाद ये शरीर छोड़ने की जब बारी आएगी तब भी मुझे इससे मोह नहीं रहेगा। यह छोटी छोटी बातें जो थी अपने जो यहाँ ऋषि मुनियों ने जो सिखाई थी वही सारी बातें हमें विश्वगुरु तक लेके जाती है। वर्षा ऋतु में तो रंगोली नहीं निकाल सकते हैं, तो वो 4 महीने में वो बुक्का समाज का इनकम नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो ऐसा कुछ होना चाहिए साल भर में। यह हर समाज के लिए होता था कि ऐसा कुछ होना चाहिए साल भर में कि जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान उसको 1 सप्ताह 4-5 दिनों में वो भर के निकले, इतना व्यापार उसका हो जाए। इसलिए होली का त्यौहार आया। आप देखेंगे तो गर्मी की ऋतु आरंभ होने के पहले होली का त्यौहार आता है, मार्च और अप्रैल के समय पर, क्योंकि उस समय पर अभी गर्मी की ऋतु आरंभ होने वाली है। तो उस समय पर फूलों के नैसर्गिक रंग बनाकर पूरे शरीर पे लगाने होते हैं, जिससे खेती का काम करने के लिए हमें धूप में जाना है तो शरीर पे सनबर्न हो जाएगा, तो उससे बचाव के लिए ये सारे रंग होते थे। होली का त्यौहार भी हमें डॉक्यूमेंट्री में देखने मिला। तो वो क्यों था? क्योंकि हमारे स्किन को, हमारे त्वचा को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, इसलिए वो होली का त्यौहार होता था। तो ये सारे रंग जो है वो बुक्का समाज बनाएगा और वो खरीद कर हमें स्वयं के हाथ पे, शरीर पे नहीं लगाना है, उसके लिए 200 ग्राम भी पर्याप्त हो जाएगा। तो वहाँ क्या कहा गया? रंग खरीदना है और दूसरों को लगाना है। दूसरों को लगाना है तो 2 किलो भी कम पड़ेगा। तो इतना सारा अगर व्यापार हो जाएगा वो रंग पंचमी में 5 दिन, तो साल भर में जो भी नुकसान हुआ है वो सब भर के निकल जाएगा उसका। ये केवल मैंने एक समाज का उदाहरण दिया, ऐसे हर समाज के लिए पूरी व्यवस्था अपने भारत में होती थी। छोटे छोटे कारागिर थे लेकिन उनकी कला इतनी अद्भुत थी, आप सोच के हैरान रह जाएंगे। कपास में से जो धागा बनता है उस धागे को काउंट मिलता है, नंबर होता है। जितना काउंट बड़ा उतना धागा पतला, जितना काउंट छोटा उतना धागा मोटा। यानी उसका हिसाब होता है कि 1 किलो में से कितना मीटर धागा निकला। जितना ज़्यादा मीटर निकलेगा उतना उसका काउंट रहेगा, उतना वो पतला बनेगा। आज दुनिया में सबसे टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट ऐसी जर्मनी का मशीन है जो कपास से धागा बनाती है, उसका जो काउंट है वो 522 आज का हाईएस्ट जो है वो। और धर्मपाल जी ने अपने पुस्तक में, धर्मपाल जी अगर नहीं जानते तो उसके विषय में अलग से सत्र होगा, लेकिन धर्मपाल जी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि उस समय पर भारत में अंग्रेज आने के पहले के उस समय पर जो भारत में धागा बनता था, उससे जो कपड़ा बनता था, उसका जो काउंट लिखा है वो 2544। आज का है 522 और उस समय पे थे 2544, 5 गुना पतला। यानी 15 वार लंबा, वार यानी एक वार यानी 3 फुट, 15 वार लंबा और 1 वार चौड़ा, उसका वजन 6.5 ग्राम। ये डॉक्यूमेंटेड, मैं ट्रूथ बता रहा हूँ आपको। और उस साड़ी को अगर आप घड़ी करेंगे तो आज के माचिस के डिब्बे में वो आ जाएगा। वो मलमल अपने यहाँ बनता था। ये कारागिरी थी अपने पास, केवल कृषि प्रधान नहीं थे, तो ये कारीगरी प्रधान। ऐसे जितने भी कारागिर हैं ना, सब के बारे में मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी वो समय नहीं है। अकबर की बखर में एक उल्लेख है, उसकी बहन थी जिबुन्निसा। ये अकबर अपने बहन को कहता है कि मैं बादशाह हूँ, तू मेरी बहन है, लेकिन ये महल में घूमते समय ऐसे बगैर कपड़ों के नहीं घूमना चाहिए। तो वो बहन कहती मैं बगैर कपड़े के नहीं हूँ, मैंने साड़ी लपेटी जो है वो 7 बार लपेटी हुई साड़ी है। कितना महीन कपड़ा था। लेकिन जो बर्बादी अपनी हुई है वो अंग्रेजों ने यहाँ से पूरा कपास खरीदते थे, उठा के लेके जाते थे इंग्लैंड में। वहाँ जो शहर था मैनचेस्टर में लूम लगाए थे, वहाँ पर कपड़ा बनता था, लेकिन उसकी जो क्वालिटी वो 3rd क्लास। अपने यहाँ 40 किलो को 1 मण कहते हैं, वहाँ पर अपने यहाँ 40 किलो को 1 मण और 40 वार को 1 पाट कहते हैं। तो वो 40 वार का कपड़ा जो होता था उसको पाट कहते थे। तो वहाँ मैनचेस्टर से वो कपड़ा आता था 40 वार का, तो यहाँ उसको मैनचेस्टर पाट कहते थे। वो एकदम 3rd क्लास, कोई खरीदता ही नहीं है। आज भी उसका अपभ्रंश होकर हम कहते हैं मांजर पाट। जो मैनचेस्टर पाट था वो मांजर पाट, 3rd क्लास कपड़ा जो पैर पोंछने के लिए काम आता है, वो मांजर पाट।
यहाँ कोई खरीदता नहीं है। तो रिकॉर्ड है कि भारत के 6 लाख कारागिरों के अंगूठे काट दिए थे धागा बनाने के लिए। ऐसी भारत की स्थिति है। यानी आज भी गरीब नहीं है, गरीब बताया जाता है। भारत बहुत समृद्ध था, मैक्स मुलर का नाम आया था इसमें। अपनी संस्कृति को सबसे अधिक किसी ने घात किया है तो वो मैक्स मुलर है। कहते हैं कि वेदों का भाषांतर किया, लेकिन भाषांतर नहीं किया, सब बिगाड़ दिया। लेकिन वो पढ़ने के बाद उसको जब एहसास हुआ कि ये सब मैंने गड़बड़ की है, ये पाप कर्म किया है, इससे मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, तो जब रिटायर होता है तो अंग्रेजों के गवर्नर को वो रेजिग्नेशन देता है। ये गूगल पे आपको उपलब्ध होगा। उसमें लिखा है उसने कि ये बहुत बड़ा पाप मैंने किया है, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी के साथ किया है। इसके बाद भी अगर हिंदू धर्म नष्ट नहीं होता है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, उनके भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए हिंदू धर्म नष्ट नहीं हुआ होगा। लेकिन इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, तो प्रायश्चित क्या है? तो मुझे फिर से भारत में जैसे पुनर्जन्म की संकल्पना है, वैसे मुझे फिर से पुनर्जन्म मिले और भारत में किसी दशग्रंथी ब्राह्मण के घर में मिले जो अग्निहोत्र का अधिष्ठान करता हो, उसमें मुझे मिले, वहां पर मैं जन्म लूं और फिर से वेदों का प्रचार प्रसार करूं। तब मैंने किए हुए पापों का थोड़ा सा क्यों न हो प्रायश्चित हो पाएगा। यह मैक्स मुलर के शब्द है। भारत की संस्कृति दिखाया पूरे विश्व में थी। अभी का एक 20 वर्ष पहले का एक उदाहरण देता हूँ। चाइना में एक पेटिंग यूनिवर्सिटी है। पेटिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ह्यू शिन, उन्होंने अपने पुस्तक में भी लिखा है और जाहिर भाषण में भी कहा है कि इंडिया हैज़ कल्चरली डोमिनेटेड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। एक भी सैनिक अक्रॉस द बॉर्डर भेजे बगैर भारत पर सांस्कृतिक दृष्टि से 2000 वर्ष तक भारत ने चाइना पर राज किया है। ये पेटिंग यूनिवर्सिटी का चांसलर बोलता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन समय की मर्यादा है अपने पास, तो अधिक विषय लंबा नहीं करूंगा। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। संस्कृत के बारे में बहुत कुछ पॉइंट तो मैं बहुत सारे निकाल के लाया था, क्या बोलना है, लेकिन समय नहीं है। संस्कृत के विषय में एक छोटी सी बात अवश्य बताना चाहूँगा। ये बात है 1904 की। इंग्लैंड में एक गायिका थी, उसका नाम अभी मुझे स्मरण नहीं आता है, लेकिन उसने कहा कि मैं जो कोई एक गीत गा रही हूँ तो गीत गाते समय मैं आँख बंद रखती हूँ तो मेरे सामने सांप तैरते हैं। तो वो जो बात थी, वो हॉल के जो मालिक थे, वो उनके मित्र थे, उनको बताया कि ऐसा ऐसा वो सांप तैरते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक प्रयोग करेंगे अगले शो के समय, आप फिर से तारीख तय करो। तो वो तारीख निश्चित हो गई और अगला शो निश्चित हुआ। तो उस समय 1904 की बात है, उस समय पे इतनी टेक्नोलॉजी ऊपर नहीं थी। तो जो गा रही थी उसके सामने एक पतला प्लाईवुड जैसा हम शीट कहेंगे वो रखी गई और एकदम कपड़े से छानी हुई महीन धूल, बारीक धूल जो टेल्कम पाउडर जैसी होती होगी, उसको बिछा दिया था जो गा रही थी उसके सामने, और कहा कि अभी गाओ। जैसे ही गाना समाप्त हुआ तो वो जो धूल थी उस पर वही सांप की आकृतियां उसे दिखाई दी जो उसे आंख बंद करके दिख रही थी। तो इसके बाद ये सारा जो शोध का जो बात थी वो उस समय के इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे उनको दिया गया। उन्होंने फिर क्या किया कि एक मोम का पर्दा बनाया और उसको खड़ा किया और उसके सामने बोलना आरंभ किया। तो उस समय भी अलग अलग आकृतियां बनने लगी। और उसके बाद कुछ वर्ष के बाद अभी जिसको हम एम्पलीफायर कहते हैं, उस समय का क्रूड एम्पलीफायर होगा, जिसको वो जोड़कर एक प्लेट पे जोड़ा था और अलग अलग गीत गाने लगे तो अलग अलग आकृतियां बनती थी। तो उस समय पे कुछ भारत के विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए गए थे, तो उनको भी बुलाया गया कि आप भी कुछ बोलिए। तो एक विद्यार्थी ने श्री सूक्त का वहाँ उच्चारण किया तो प्रत्यक्ष महालक्ष्मी का चित्र वहाँ धूल पर दिखने लगा। किसी ने अथर्व शीर्ष का उच्चारण किया तो प्रत्यक्ष गणपति की वहाँ चित्र बना। राम रक्षा का उच्चारण किया तो प्रभु श्री राम का चित्र बना। यानी अपने भगवानों के जो चित्र हैं वो यूं ही नहीं बने हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। ये जो मैक्स मुलर की बात करें, उसके पहले एक जर्मन साइंटिस्ट भारत में आया था संस्कृत का विनाश करने के लिए। तो संस्कृत कैसे काम नहीं करता इसके लिए प्रयोग उन्होंने किया था। जो अपनी देवनागरी लिपि है संस्कृत की, उसके अक्षर जो हैं अ क ख ग ढ जो भी अक्षर है उसके सबके पोकल नली के अक्षर बनाए गए। वैसे उन्होंने अंग्रेजी के पोकल नली के अक्षर बनाए, उर्दू के बनाए, जितनी भी लिपियाँ थी सबके बनाए। और उसमें कुछ प्रयोग करना लगे कि ये हम क्या प्रूव करें जिससे ये देवनागरी लिपि और संस्कृत ठीक नहीं है, इसके लिए कुछ ढूंढना था उनको। तो उसमें एक सिरे से फूंक मारते थे तो दूसरे सिरे से आवाज़ निकलती थी। तो ध्यान में ऐसा है कि देवनागरी लिपि के जितने भी अक्षर हैं उनमें फूंक मारने पर क में फूंक मारते हैं तो क आवाज़ निकलता है, ब में फूंक मारते तो ब आवाज़ निकलता है, छ में फूंक मारते तो छ आवाज़ निकलता है। यह जो आवाज़ है वो और किसी भाषा में उपलब्ध नहीं, केवल और केवल संस्कृत में मिला है। इसकी भी सारी जानकारियां हैं, इसके ऊपर पुस्तक भी छपी है। वो पुस्तक की PDF चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। बहुत कुछ है बताने के लिए। मैं चाहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो यहीं पे ना रुके और आगे चले और डिटेल में केवल हम ग्रंथों का संदर्भ न दें तो आज के समय में भारत में इसके विषय में क्या हो रहा है उसके भी कुछ उदाहरण देने चाहिए, जिससे ये विषय और अधिक स्पष्ट होगा।
मुझे लगता है मेरा समय समाप्त हो गया, यहाँ पर बोलना समाप्त कर दूंगा, लेकिन एक भारत की मानसिकता बता दूँ छोटी सी, 2 मिनट लगेगा। भारत हमेशा देने में मानता है, लेने में कभी नहीं मानता, ये उदाहरण दिया उन्होंने। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण इसका भी देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। महात्मा गांधी जी 3 लोगों को गुरु मानते थे, उसमें से एक जो थे उनका नाम था उन्होंने बाद में संन्यास ले लिया था, श्रीमद राजचंद्र। पहले रायचंद सेठ के नाम से उनका बिजनेस था, सोना चांदी का होलसेल व्यापार था, जिसको आज हम फ्यूचर ट्रेड कहते हैं, उस समय पे वो चलता था वैसे ही। तो उन्होंने एक व्यापारी के साथ सौदा किया, 6 महीने बाद मैं उस व्यापारी से मैं इतना किलो सोना खरीदूंगा, ग्राम या तोला नहीं, इतना किलो। यानी गांधी जी जिनको गुरु मानते थे, यानी बहुत पुराने नहीं हैं, वो अभी के ही हैं। तो 6 महीने के बाद मैं आपसे इतना किलो ये भाव से सोना खरीदूंगा, ऐसा एग्रीमेंट बनता है। और बीच में ऐसा हो गया कि सोने के भाव बहुत ऊपर चले गए, तो ऐसे जैसे अभी ऊपर गए हैं, तो उस समय पे इतने ऊपर चले गए कि वो रेट में कोई सोना दे ही नहीं पाएगा। तो वो व्यापारी रायचंद सेठ के पास आता है कि आप चिंता मत करो, मैंने जो जबान दिया है उसी रेट में आपको सोना दूंगा, चाहे कितना भी रेट ऊपर जाने दो, उसके लिए मेरा दुकान घर बिक जाए तो बिकने दो, आप चिंता ना करो, वो बताने के लिए आया हूँ। रायचंद सेठ कहते हैं कि अरे बैठ क्या दिन भर बिजनेस की बात करते हैं, चाय मंगाते हैं। तो वो चाय मंगाई, तो रायचंद सेठ ने पूछा आपके हाथ में ये कागज़ किसका है? तो बोले अपना एग्रीमेंट हुआ था वो है, तो दिखाओ। रायचंद सेठ ने वो कागज़ लिए, बगैर देखे उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। वो व्यापारी हैरान हो गया कि जिस कागज़ की वजह से आपको करोड़ों रुपये मिलने वाला था, उसको आपने फाड़ दिया। तब रायचंद सेठ कहते हैं कि मैं रायचंद दूध पीना सीखा हूँ, खून पीना नहीं सीखा हूँ। मैं बिजनेस उसी को कहता हूं कि तू भी 2 पैसे कमाए और मैं भी 2 पैसे कमाऊं, तुझे निचोड़ कर मुझे पैसे नहीं कमाने हैं। यह जो मानसिकता है ना, ये भारतीय मानसिकता है। धन्यवाद। एक बात ध्यान में आई कि डॉक्यूमेंट्री में सारे वेद, उपनिषद, पुराण, इनके उदाहरण दिए हैं, यानी थ्योरेटिकल अधिक इसमें बताया गया है। मेरा प्रयत्न रहेगा कि आपको प्रैक्टिकल कुछ बातें बताऊं। प्रकृति का पुत्र भारत तो है ही, लेकिन विश्व का गुरु भी है। तो अगले डॉक्यूमेंट्री का नाम अगर आप योग्य समझे तो विश्व का गुरु ऐसा होना चाहिए, प्रकृति पुत्र तो है ही है। इसमें एक उल्लेख आया था नैमिषारण्य का। नैमिषारण्य में उसका थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो उस समय का विश्व युद्ध था, जिसमें दुनिया में जितने भी मनुष्य रहते थे, जितने भी राज्य थे, सब जुड़े हुए थे और उस समय पे सबसे अधिक मनुष्य हानि हुई थी। और उस युद्ध के पश्चात जो पृथ्वी की जो हालत थी, उसमें से फिर से उभरने के लिए, फिर से विश्वगुरु बनने के लिए या सुजलाम सुफलाम बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो उस समय पर इसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने 12 वर्ष तक तप किया है। तप अर्थात वो बैठ के साधना करते थे, ऐसा नहीं है। वो विचारों का आदान प्रदान था, मंथन था, कुछ चर्चाएं थी, कुछ विचारों के एक दूसरे को देना था। उसमें से क्या निकाला था? तो फिर से भारत विश्वगुरु और अच्छा उभर कर आना चाहिए। तो जीवन के जितने भी अंग हैं, जैसे अन्न, वस्त्र, अपने निवास या फिर शिक्षा, संस्कार, भाषा, ये जो भी विषय अपने जीवन में होते हैं, उनमें और अच्छा क्या कर सकते हैं, उसके लिए सारा वो विचार विनिमय चलता था। यानी एक वाक्य में कहे तो भाषा कैसी हो, भूषा कैसी हो, भोजन कैसा हो, भजन कैसा हो, भ्रमण कैसा हो, भवन कैसा हो और भेषज कैसा हो। भेषज अर्थात औषधि। इसके विषय में बहुत कुछ गहन चर्चा हुई और 12 वर्षों के बाद सभी साधु जो ऋषि थे अपने अपने क्षेत्र में गए और वहाँ पर उन्होंने वह काम जो वहाँ तय किया था वो वापस से आरंभ किया और फिर से भारत को खड़ा किया था। कितना खड़ा किया था? और एक उल्लेख इसमें आया कि भारत गरीब देश है। जो बोस जी ने पत्र लिखा था कि इस गरीब माँ को आपने ये दिया, भारत गरीब था ही नहीं कभी और आज भी नहीं है। अगर आप में से किसी को याद हो तो केरल में एक पद्मनाभ मंदिर का एक दरवाजा, 7 रूम है, उसमें से एक दरवाजा खोलने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ये मेरे ख्याल से 2011 की बात है। तो वो दरवाजा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो वो 7 रूम में से एक ही दरवाजा खोला गया था और उसमें इतना सोना मिला था कि पूरे भारत देश का 1 वर्ष का बजट हो सकता है, इतना सोना केवल एक रूम से। बाकी के 6 दरवाजे खोलने की अनुमति नहीं थी। ऐसे हजारों मंदिर आज भी हैं, इतना सोना आज भी देश में है। पूरे विश्व की जितनी जमीन है उसका अगर आप देखते हैं तो केवल 2% भूमि भारत की है। आप गूगल करके देखिए, विश्व में जितना सोना है ना, आज भी भारत में 11% सोना है। ये बिल से खरीदा हुआ, बगैर बिल के खरीदा हुआ, वो उसका भी हिसाब करेंगे ना तो वो 25% से ऊपर जाएगा। भारत देश कभी गरीब था ही नहीं, गरीब बनाने की कोशिश हुई।
और वो सारी कोशिशें भी, अगर अलग से कभी सत्र होगा तो वो भी विषय होगा उसमें। हमें ऐसा सिखाया गया कि भारत कृषि प्रधान देश था। भारत कभी कृषि प्रधान था ही नहीं। इसका अर्थ भारत में कृषि होती नहीं थी, ऐसा नहीं है। सबसे पहली कृषि तो भारत में ही है। रामायण में उदाहरण मिलता है, माता सीता का जन्म कहाँ हुआ? तो खेत में मिला है, हल चलाते समय। महाभारत के समय में बलराम जी के हाथ में हल था, जिसको हलधर कहा जाता था, तो वो तो खेत जोतने के लिए काम आता है, तो खेती तो थी ही। एक उल्लेख ऐसा मिला है धर्मपाल जी के पुस्तक में कि भारत में 55,000 केवल चावल की जातियां थी। केवल चावल, बाकी के अन्न तो अलग हैं। केवल चावल की 55,000 जातियां थी। भारत कृषि प्रधान नहीं था, लेकिन कृषि सबसे अधिक थी। परंतु भारत कारीगरी प्रधान देश था। विविध प्रकार के कारीगर, भारत का हर गांव जो था वो स्वयंपूर्ण था। उसे और किसी गांव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। गांव में जो कुछ भी बनता है वो गांव के लोगों के लिए है, जो अधिक बनेगा वो बाहर जाएगा। भारत के व्यापार के विषय में